Good morning students, this is Rajesh Kumar Pal presenting here Elementology, a channel of chemistry. You are most welcome in our channel Elementology. Dear students, today we will discuss about the surface chemistry 5th unit of class 12th, which is very important for CBSE students, state board students, and also for the competition level like a JEE and NEET, etc. So the name of unit is surface chemistry. Then the first question is, what is surface chemistry? So the answer is the study of surface phenomena or interfaces or the interaction of particles with the surface of another substances is known as surface chemistry. In simply we can say, when any particles or substances absorb on the surface of another substances, then this phenomena is known as surface phenomena, and study of such type of phenomena occurs in that branch which is also known as surface chemistry. ध्यान रखेंगे, यहाँ हमको surface phenomena पर फोकस करना है. We also know that there are a number of reactions, a number of process which occurs only on the surface of substances. Like as जब कोई ट्यूब यूज की जाती है, किसी घाव में ट्यूब लगाना हो, तो उस ट्यूब का अपन की स्किन में एब्जॉर्प्शन होता है. ये जो फिनोमिना है, ये इट इज़ आल्सो नोन एज सरफेस फिनोमिना, बट दिस इज़ बायोकेमिकल प्रोसेस. हम केमिकल प्रोसेस की बात करते हैं. ऐसी सभी प्रोसेस जो सरफेस पर हो रही होती हैं, उन प्रोसेस को हम सरफेस केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे. सरफेस केमिस्ट्री स्टडी करने से पहले हमको छोटे छोटे पॉइंट्स को माइंड करना होगा. उन पॉइंट्स को ध्यान रखिए आप. पहला है एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट. व्हाट इज एडजॉर्बेंट एंड व्हाट इज एडजॉर्बेट? तो ध्यान रखिएगा, ऐसे सब्सटेंसेस इट इज डिफाइंड एज द डिपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज इनटू द सरफेस. Then the molecular species which get absorbed on the surface of another substance, which get absorbed on the surface of another material is known as adsorbent. And the substance on which any other substances get absorbed, that is called adsorbate. जिस पर एब्जॉर्ब होते हैं वो एडजॉर्बेट है, और जो मटेरियल एब्जॉर्ब हो, जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो रहा हो, दैट इज नोन एज एडजॉर्बेंट. तो ध्यान रखिएगा, यहाँ हम ये दोनों वर्ड टर्मिनोलॉजी के फॉर्म में यूज करेंगे, एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट. जैसे सैल्यूट और सॉल्वेंट यूज करते हैं, वैसे यहाँ एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट यूज करेंगे. एडजॉर्बेंट विच गेट एडजॉर्ब एंड एडजॉर्बेट ऑन विच सरफेस adsorbent get adsorbed is known as adsorbate. ये सिंपल से एग्जांपल दिया हुआ है इसमें. ये जो एग्जांपल हैं, इन एग्जांपल में ध्यान रखेंगे, सिलिका जेल हो गया, कोलाइड्स हो गया, मेटल हो गया, ये सभी इसके कॉमन एग्जांपल हैं जो कि सरफेस फिनोमिना अकर्स होते हैं, जहाँ सरफेस फिनोमिना देखे जा सकते हैं इजीली. तो ध्यान रखिएगा, ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने. एक मेटल सरफेस पर दूसरे मेटल का दूसरे सब्सटेंस का एब्जॉर्ब हो जाने की जो प्रोसेस होती है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस होती है. एक मेटल सरफेस पर, एक सब्सटेंस की सरफेस पर दूसरे सब्सटेंस का एब्जॉर्ब होने की प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं. इसी का एक जस्ट अपोजिट वर्ड मिलेगा आपको, डिसॉर्प्शन. व्हाट इज डिसॉर्प्शन प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेंट फ्रॉम द एडजॉर्बेट सरफेस.
ध्यान रखिए, एडजॉर्प्शन प्रोसेस एडिशन ऑफ वन सब्सटेंस ऑन द अपर सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस, एंड डिजॉर्प्शन प्रोसेस रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेंट फ्रॉम एडजॉर्बेट। तो ये दोनों प्रोसेस बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है, एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। इन दोनों प्रोसेस को आपको माइंड करके रखना है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, एक ये लेयर है, इस लेयर में दूसरे पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, इट मीन्स उसका एडजॉर्प्शन हो रहा है या एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अभी हम एडजॉर्प्शन पर भी डिस्कस करेंगे, वहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसलिए इसको एडजॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। लेकिन डिसऑर्प्शन प्रोसेस का मतलब होता है रिमूवल, मतलब कहने का जो पार्टिकल्स पहले से किसी सरफेस पर चिपके हुए हैं, एब्जॉर्ब हैं, यदि हम उनको स्लोली रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसऑर्प्शन प्रोसेस। ओके, नाउ what is the definition of absorption and adsorption process? एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन प्रोसेस दोनों को हमको डिफाइन करना पड़ेगा पहले, उसके बाद अपन दोनों में डिफरेंस भी देखते हैं। तो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट completely mixed together, that is known as absorption process, or we can say when the particles of adsorbents completely get absorbed in the adsorbent, adsorbent completely get absorbed in the adsorbate, या हम कह सकते हैं कि when the particles of adsorbent mixed in the adsorbate same ratio in the outside and inner side, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी एक चाक में वाटर को ऐड करने से वाटर के पार्टिकल्स चाक के इनसाइड और आउटसाइड या सरफेस में सेम रेशियो में मिक्स हो जाते हैं। मतलब जितना अपर सरफेस पर मिक्स होते हैं उतना ही इनर सरफेस पर एंटर कर जाते हैं। इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। मींस एडजॉर्बेंट का एडजॉर्बेट में कंप्लीटली मिक्स होने की जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ये एडजॉर्प्शन प्रोसेस थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। इट इज सरफेस फिनोमिना। Here we find that the particles of adsorbent get adsorbed only upon the upper surface of adsorbate। जैसे यदि हम एक लकड़ी ले लेते हैं, उस लकड़ी में वाटर मॉलिक्यूल्स ड्रॉप आउट करते हैं, then we will find that the particles of water will have maximum concentration on the upper surface of wood, and there will be very less amount of water particles in inner side of the wood। तो ये जो प्रोसेस होगी, दिस प्रोसेस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। सिंपल सा, जब कोई पार्टिकल्स एडजॉर्बेंट के पार्टिकल्स एडजॉर्बेट में कंप्लीटली अंदर तक मिक्स्ड हो जाते हैं उसको एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। और जब एडजॉर्बेंट के पार्टिकल्स एडजॉर्बेट पर इनसाइड बहुत कम मिक्स्ड होते हैं या इनसाइड नहीं मिक्स्ड होते, ओनली आउटर साइड पे रहते हैं, उसको हम एडजॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। इन दोनों के बीच कुछ बेसिक डिफरेंस भी हैं, उन डिफरेंस को हमको पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज बल्क फिनोमिना एंड एडजॉर्प्शन प्रोसेस इज सरफेस फिनोमिना। बल्क फिनोमिना की मीनिंग हुई कि वो उसके अंदर लेवल और बाहर लेवल दोनों पर डिपेंड करता है या अंदर तक डिपेंड करता है। सरफेस फिनोमिना का मतलब ओनली सरफेस पर डिपेंड करता है।
Absorption occurs at uniform rate, but the process of adsorption increases initially, then it decreases. Means absorption process जब हो रही होगी तो कंटिन्यूसली कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि एडजॉर्प्शन की प्रोसेस इनिशियल में फास्ट होती है, बाद में धीरे धीरे करके स्लो होती जाती है. इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर. एब्जॉर्प्शन इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड एडजॉर्प्शन इज also affected by temperature, but adsorption occurs at very low temperature and absorption may have greater temperature. Absorption is endothermic process and adsorption is exothermic process. एब्जॉर्प्शन के लिए एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, ये एंडोथर्मिक कंडीशंस को फॉलो करता है. अपन 11th में या 10th में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ चुके हैं. तो ये एब्जॉर्प्शन एंडोथर्मिक है और एडजॉर्प्शन की प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है. अब यहाँ अपने लिए एडजॉर्प्शन इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हियर वी विल फाइंड दैट एडजॉर्प्शन इज कंप्लीटली सरफेस फिनोमिना and absorption is bulk phenomena, and here we are studying about the surface phenomena, therefore adsorption is more important for us. Okay, now the next point is type of adsorption. So here are two types of adsorption. One of them is physical adsorption. व्हाट इज़ फिजिकल एडजॉर्प्शन? तो ध्यान रखिए, फिजिकल एडजॉर्प्शन की मीनिंग होती है द एडजॉर्प्शन विच ऑकर्स बाय द फिजिकल इंटरेक्शन और बाय द वीक इंटरेक्शन और वंडर वाल फोर्स विच विच इन्वॉल्व वंडर वाल फोर्स. देन सच टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन इज नोन एज फिजिकल एडजॉर्प्शन. सम प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन इज देयर इज नो स्पेसिफिसिटी इन द फिजिकल एडजॉर्प्शन प्रोसेस. देयर इज नो स्पेसिफिसिटी, कोई विशेष नहीं होता है. ये किसी भी सरफेस पर दूसरे पार्टिकल्स का चिपक जाना फिजिकल एडजॉर्प्शन हो जाता है. इक्वली लिक्विफाइबल गैसेस आर स्ट्रांगली एडजॉर्ब फिजिकली. दो ऐसी गैसें जिनमें लिक्विफिकेशन का एक्सटेंट सेम हो, वो जनरली एक दूसरे से फिजिकल एडजॉर्प्शन के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं. फिजिकल एडजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर. इट इज रिवर्सिबल इन नेचर. इसकी मीनिंग ये हुई कि यदि किन्हीं दो गैसेस के बीच में, दो सब्सटेंसेस के बीच में फिजिकल एडजॉर्प्शन मेंटेन हुआ है, then it get decomposed simply and after that it can also be maintained. So such type of process is known as reversible process, in which product often and decompose after then it also gain. तो वो जो अक्सर बनते बिगड़ते रहते हैं उनको हम कह देते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है. मतलब दो आपस में एडजॉर्ब हुए, फिर वो सेपरेट हो गए, फिर से वो आपस में एडजॉर्ब हो जाएंगे. ये इनमें इनके नेचर में होता है. इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया. सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एडजॉर्प्शन की प्रोसेस होगी. एक सिंपल सा एग्जांपल, आप चाक लिए हुए हैं, उस चाक में वाटर मॉलिक्यूल्स के ड्रॉप्स धीरे स्लोली करके आप ऐड कर रहे हैं. वो वाटर पार्टिकल्स उसमें एडजॉर्ब होते जाएंगे या एब्जॉर्ब होते जाएंगे, लेकिन यू विल फाइंड दैट द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर विल बी वेरी लेस एज कंपेयर टू चाक पाउडर. यदि आप चाक और चाक पाउडर दोनों में सेपरेटली वाटर ड्रॉप वाइज ऐड करें, then you will find that more water will be absorbed on the chalk powder. जबकि दोनों का, चाक का और चाक पाउडर का जो अमाउंट था वो सेम था. सेम अमाउंट में उसी चाक से या सेम अमाउंट के चाक से चाक पाउडर बनाया गया हो, तो चाक पाउडर में
एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ज़्यादा होगी। रीज़न है कि पार्टिकल्स, जब कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में पाउडर फॉर्म में ब्रेक होता है तो उन पार्टिकल्स के चारों साइड का स्पेस फ्री काउंट होता है, मतलब एक पार्टिकल्स के चारों साइड का स्पेस अवेलेबल हो जाता है रिएक्शन के लिए, सरफेस के फॉर्म में फ्री सरफेस माना जाता है, तो वहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा कहला जाता है। जबकि कोई भी सब्सटेंस पाउडर फॉर्म में हो तो वह सरफेस एरिया इंक्रीज होने से एडजॉर्प्शन की प्रोसेस इंक्रीज हो जाती है। ये एक्जोथर्मिक नेचर का होता है और इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की नीड नहीं होती, नो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इट मीन्स इट ऑकर्स itself without giving any type of energy, that is also known as activation energy. नेक्स्ट केमिकल एडजॉर्प्शन और कीमियोरैप्शन। सेकेंड टाइप का जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है दैट इज कीमियोरैप्शन या केमिकल एडजॉर्प्शन प्रोसेस। देखिए, इसके पहले अपन ने जो पढ़ा फिजिकल एडजॉर्प्शन प्रोसेस, तो उसमें आपने देखा था कि जिसमें मॉलिक्यूल्स या एटम्स फिजिकल बॉन्ड के थ्रू, वंडर वॉल फोर्स के थ्रू एक दूसरे से होल्ड होते हैं, दैट इज नोन एज फिजिकल एडजॉर्प्शन। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन और कीमियोरैप्शन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स बाय केमिकल बॉन्ड। व्हेन particles of one substance get hold with the particles of another substances by the chemical bonding, then such type of interaction, such type of bonding is known as chemical adsorption or chemioraption simply. इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं जो जस्ट अपोजिट ऑफ द फिजिकल एडजॉर्प्शन होती हैं। फर्स्ट जैसे इसमें देखेंगे, सच टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन इज स्पेसिफिक एज कंपेयर टू फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल में आपने देखा था कि ये स्पेसिफिक नहीं होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक होता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टिकल्स किसी पर एडजॉर्ब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, स्पेसिफिक नेचर का होता है। केमिकल एडजॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल इन नेचर। इरिवर्सिबल मीन्स एक बार एडजॉर्प्शन होने के बाद आप उनके एडजॉर्प्शन को डिसॉर्प्शन करवा दें, मीन्स पार्टिकल्स को सेपरेट कर दें, फिर से आप सोचें कि उनमें एडजॉर्प्शन हो जाएगा, तो नो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है इनमें। यदि एक बार एडजॉर्प्शन हुआ तो वो प्रोसेस केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू होगी और आपने उस केमिकल बॉन्डिंग को ब्रेक करने की कोशिश की, दोबारा उनमें एडजॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होगी, दोबारा एडजॉर्प्शन उनमें नहीं होता है। फिर उसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है, केमियोरैप्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इन सरफेस एरिया। तो ये तो आप फिजिकल एडजॉर्प्शन में भी पढ़े थे कि सरफेस एरिया इंक्रीजिंग के साथ इंक्रीज होता है, इसमें भी इंक्रीजिंग होती है। ड्यू टू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ केमियोरैप्शन इज हाई। वहाँ अपन ने पढ़ा था कि जो एंथैल्पी होती है फिजियोरैप्शन के केस में दैट इज़ वेरी लो, लगभग 20 किलो कैलोरी एनर्जी की रिकॉर्ड होती है। यहाँ 120 to 140 किलो कैलोरी एनर्जी रिकॉर्ड होती है केमियोरैप्शन के रिस्पेक्ट में। इट मीन्स बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी फॉर केमियोरैप्शन इज वेरी हाई। एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड फॉर द बॉन्डिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ केमियोरैप्शन। ध्यान रखिए, केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए कुछ न कुछ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इट इज रिजल्ट इन यूनिमोलिकुलर लेयर। अब ये फिर से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ कि जो फिजियोरैप्शन होता है मल्टी लेयर्ड हो सकता है, लेकिन केमियोरैप्शन जो होता है वो यूनिलेयर होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका कहलाएगा। यूनिलेयर का मतलब इसमें एक ही लेयर में एडजॉर्प्शन पॉसिबल होता है, इसमें एडजॉर्प्शन के कई लेयर नहीं पॉसिबल हैं केमियोरैप्शन के केस में। रीज़न है कि इसके लिए स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, स्पेसिफिक नेचर का होता है इसके, जिसकी वजह से ये सिंगल लेयर्ड होता है।
तो ये अपने लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। राइट डिफरेंस बिटवीन फिजियोरेप्शन एंड केमियोरेप्शन, एक क्वेश्चन ये बन जाता है इसी का। दूसरा, इसी में छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो आपने दोनों की प्रॉपर्टीज या दोनों के बीच डिफरेंस नोट किया है, उन डिफरेंसेस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इट इज सिंपली डिफाइन एज द रिलेशन बिटवीन amount of adsorbed gas and pressure at constant temperature. Relation between amount of absorbed gas and pressure at constant temperature is given by an equation that is known as adsorption isotherm equation, and it is also represented by graph that is known as adsorption isotherm graph. हियर आइसोथर्म मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा, रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब गैस विथ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो ग्राफ मिलती है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ग्राफ है, और जो इक्वेशन मिलेगा अपन को दैट इज नोन एज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन। ये ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन वेरी सिंपल है इसकी। इसके बाद इसी में फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन मिलता है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करने से पहले आप इस पूरे कर्व को देखिए। इस पूरे कर्व में आपको दो तीन चीज़ें मिल जाएंगी। एक तो यहाँ मिल रहा है जो x/m, दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉर्बेंट है, कितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड है x/m। हियर p इज़ द प्रेशर, p प्रेशर है, और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है जो कि इसमें मेंशन नहीं किया गया। देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको ग्राफ को सिंपली समझ लेना है, और ग्राफ को सिंपली समझने के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ये जो ग्राफ है वो कुछ इस फॉर्म में है। यहाँ प्रेशर है और हियर x/m। ये ग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है, फिर इसमें कुछ चेंजिंग आ रही है कर्व फॉर्म में, और लास्ट में पैरेलल हो जा रहा है। ये ग्राफ को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो जब आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इन जहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंटिन्यूसली है, जहाँ कर्व फॉर्म में मिल रहा है, और उसके बाद जो पैरेलल हो जा रहा है, तो ये जब कोरिलेट करेंगे प्रेशर के साथ इसको, देन हियर वी विल फाइंड दैट देयर आर 3 लेवल ऑफ प्रेशर। हियर प्रेशर वेरी हाई है, यहाँ प्रेशर वेरी लो है, और यहाँ मिड में मॉडरेट प्रेशर है। ओके, तो तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर और मॉडरेट प्रेशर। अब हम तीनों के लिए एक इक्वेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं। ग्राफ को तो समझेंगे ही, एक इक्वेशन है इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर x/m मैग्नीट्यूड ऑफ गैस is directly proportional to P की पावर 1/n, ये मिलेगा अपन को। x/m मैग्नीट्यूड, P प्रेशर, 1/n, n इज द नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए, हमको इसकी 3 वैल्यू मिलती हैं। पहली वैल्यू है एट लो प्रेशर, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, एट लो प्रेशर। जब आप लो प्रेशर पे बात करेंगे, लो प्रेशर पे ग्राफ क्या अपन को देखने को मिल रही है, एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सीधी ग्राफ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इट मीन्स x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। जो ग्राफ मिल रही है उसके थ्रू हमको ये कोरिलेशन मिल रहा है। ग्राफ कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, मीन्स x/m की जो वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ये ग्राफ से एक्सप्लेन हो अपन को वैल्यू मिल रही है। इट मीन्स x/m इज इक्वल्स टू k इंटू पी। ध्यान रखिए, यहाँ ये तभी पॉसिबल है व्हेन 1/n इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है।
वैल्यू ऑफ 1/n इज इक्वल्स टू 0, तो जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, सॉरी, वैल्यू ऑफ 1/n इज इक्वल्स टू 1, और जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये वैल्यू को पुट करेंगे तो अपन को p मिलेगा, p की पावर 1 मिलेगी, मीन्स p कहलाएगा। तो x/m इज इक्वल्स टू k इंटू पी हो जाएगा। k कांस्टेंट है, जो कि सभी इक्वेशन में कांस्टेंट आता है, p प्रेशर मिल रहा है। तो वेरी लो प्रेशर पे हमको ये इक्वेशन मिल रहा है, x/m इज इक्वल्स टू kp। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब देखिए वेरी हाई प्रेशर पे हम बात कर रहे हैं। तो वेरी हाई प्रेशर पे आप देख रहे थे ये ग्राफ पैरेलल थी, इसके पहले वाले इक्वेशन पेज में ये जो ग्राफ आपको दिख रही है लास्ट में पैरेलल हो जा रही होती है। तो ये ग्राफ का पैरेलल होना क्या बता रहा है कि इट इज़ फ्री फ्रॉम द इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर। आप कितना भी प्रेशर को इंक्रीज क्यों ना करें, उस ग्राफ में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। इट इज़ अनचेंज whenever we are continuously increasing pressure। तो ध्यान रखिए, इसका मतलब है कि उसमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रेशर से फ्री है, प्रेशर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है मतलब हम यहाँ से प्रेशर हटा सकते हैं। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, x/m इज इक्वल्स टू k p की पावर 1/n जो था वो 1/n की जगह अपन 0 लिख देते हैं। जब आप 1/n की जगह 0 लिखेंगे, इसका मतलब है कि n 1/n इक्वल्स टू 0 और p की पावर 0 हो जाएगा। तो जब ये p की पावर 0 होगा, मैथमेटिकली वी नो दैट इफ़ पावर इज 0 देन इट्स वैल्यू बिकम 1। तो p की टोटल वैल्यू जो है 1 के इक्वल हो जाएगी, और जब p की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी तो x/m इज इक्वल्स टू k मिल के रिटर्न होकर के अपन के पास मिलेगा। इट मीन्स फाइनली वी विल फाइंड हियर x/m इज इक्वल्स टू k। ये इक्वेशन मिल जाता है हमको जबकि प्रेशर वेरी हाई हो। वेरी लो पे क्या मिल रहा था, x/m इज इक्वल्स टू kp। यहाँ क्या मिल रहा है, x/m इज इक्वल्स टू k। p की पावर 0 आएगी, p की पावर 0 होने से उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और जिसकी वैल्यू 1 हो उसको राइट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमने माइंड किया एट वेरी हाई प्रेशर। अब देखिए इसको फिर से हम बात करेंगे मॉडरेट प्रेशर के लिए। तो ये मॉडरेट प्रेशर में फिर से अपन बात कर रहे हैं, हम उस टाइम की बात करते हैं जब ये ग्राफ कर्व फॉर्म में होती है। और कर्व फॉर्म में होने का मतलब है कि इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती है, और जब वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती है इट मीन्स ये कांस्टेंट नहीं है, और कांस्टेंट नहीं होने से फ्रैक्शनल फॉर्म में हो सकती है। इसलिए यहाँ अपन x/m इज इक्वल्स टू k इंटू पी की पावर 1/n रखेंगे। और यहाँ जो वैल्यू 1/n की मिलेगी वो 0 से लेकर के 1 के बीच की होती है। मोर देन 0 लेस देन 1 होती है, मीन्स 0.1 से लेकर के 0.99 तक हो सकती है ये वैल्यू। और जब ये वैल्यू डिफरेंट होगी, हमेशा चेंज होती होगी, तो ये जो ग्राफ मिलेगा ये हमको कर्व फॉर्म में ऑब्टेन होगा। ये पैरेलल ग्राफ नहीं मिल सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, x/m इज इक्वल्स टू k p की पावर 1/n। अब हम इसमें क्या करते हैं, लॉगरिथम अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, x/m यहाँ लॉग हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ भी आ जाएगा लॉग, और ये k इंटू पी की पावर 1/n मिलेगा। क्या मिलेगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। देखिए x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
p। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, p की पावर 1/n है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये अपन को मिलेगा x/m इज इक्वल्स टू k इंटू p की पावर 1/n। अब इसमें अपन log अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log x/m इज इक्वल्स टू log k इंटू p की पावर 1/n। अब ये आप ध्यान रखिएगा, k और p दो डिफरेंट बेस हैं। इसके लिए एक अलग फार्मूला होता है log का, log m इंटू n इज इक्वल्स टू log m प्लस log n, ये फार्मूला होता है। log m इंटू n इज इक्वल्स टू m इंटू n इज इक्वल्स टू log m प्लस log n। तो यहाँ भी हो जाएगा log k प्लस log p। तो ये अपन को मिलेगा फाइनली log k प्लस log p की पावर 1/n। अब फिर से एक फार्मूला होता है p की पावर 1/n log p की पावर 1/n। तो यहाँ मिल जाएगा अपन को log m की पावर n इज इक्वल्स टू होता है n log m, n log m। ये फार्मूला होता है, ध्यान रखिए ये फार्मूले हैं, इनको हमको लर्न करना पड़ेगा। इसके पहले ये भी हमने जो पुट किया था ये भी फार्मूला है, ये हमको लर्न करने पड़ते हैं, लॉगरिथम का फार्मूला है ये। तो log m की पावर n इज इक्वल्स टू n log m। सिंपली आप समझ गए होंगे कि जो इसका पावर है 1/n वो पहले आ जाएगा। तो ये जो अपन को डेरिवेशन मिलेगा, इस डेरिवेशन को आप ध्यान रखिए। थोड़ा सा फिर से इसको और एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। जो फाइनल डेरिवेशन इसका मिलेगा, क्या आएगा फाइनल डेरिवेशन, चूँकि आप फार्मूले दोनों पढ़ चुके हैं और जो लास्ट में वैल्यू मिली थी आपको उस वैल्यू का यूज करते हुए देखिए कि log x/m इज इक्वल्स टू log k प्लस 1/n log p, 1/n log p, ये फाइनल डेरिवेशन मिलेगा। तो ये कहलाता है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन। log x/m इज इक्वल्स टू log k प्लस 1/n log p। 1/n log p कहाँ से आया, पहले आपको बता चुके हैं कि log p की पावर 1/n है। तो log m की पावर n जब होता है तो n log m हो जाता है, मीन्स 1/n log p हो जाता है ये। तो ये ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले में जो हमने डायरेक्टली लिखा है वो फार्मूले का यूज करते हुए लिखा। तो ये फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन है। इसी इक्वेशन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन और वेरी सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हेन वी वांट टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द log x/m वर्सेस log p, उसमें सिंपल फॉर्म में था, इसमें लॉगरिथम फॉर्म में है। तो आपको फिर से एक टेबल मिलती है और वो जो टेबल है वो ये है, सॉरी ग्राफ मिलेगी और ये ग्राफ में log x/m और log p में ग्राफ प्लॉट किया गया है। ये ग्राफ प्लॉट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो डेरिवेशन इक्वेशन बेस्ड है। आपने जो इक्वेशन पढ़ा लास्ट में फाइनली log x/m इज इक्वल्स टू log k प्लस 1/n log p, यही डेरिवेशन जस्ट अभी हम डिराइव किए हैं। इस डेरिवेशन का कंपैरिजन करते हैं हम
एक लाइन इक्वेशन से, लाइन इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्म में सिंपली पढ़ा जाता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। ये लाइन इक्वेशन है। बाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये सी जो होता है ये इंटरसेप्ट होता है, और एम जो है ये स्लोप होता है। किसी भी ग्राफ का स्लोप जो होगा एम होगा, सी इंटरसेप्ट होता है। तो ये जो डेरिवेशन मिला है, इस डेरिवेशन को इस लाइन इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो जो y की वैल्यू है वो तो सिंपली x अपॉन एम हो जाएगी, जो x की वैल्यू है वो log p हो जाएगी। तो अपन जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो हमेशा बाई एक्सिस यहाँ रहती है और ये एक्स एक्सिस होती है ग्राफ प्लॉट करने में। तो ये बाई सीधा सीधा हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, log x अपॉन एम। बात समझ में आ रही है? y की वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन एम आएगी। क्यों आएगी y की वैल्यू x अपॉन एम? क्योंकि यहाँ y का कंपेरिजन x अपॉन एम से हो रहा है। ये x एक्सिस कौन सी है, log p, ओनली log p। तो log p को अपन x मान के चलते हैं। फिर x के साथ में ही m वैल्यू रहती है, ये अलग से वैल्यू नहीं है, x के साथ रहता है। तो x के साथ 1 अपॉन n है, तो जो 1 अपॉन n है वो आ जाएगा यहाँ स्लोप, और c बचा हुआ पार्ट होता है। तो इसमें log के बचा हुआ पार्ट है और यहाँ c, तो c को कह देते हैं इंटरसेप्ट। अब देखिए जो ग्राफ प्लॉट करने का कॉन्सेप्ट है, इस ग्राफ में ये हमने ले लिया बाई एक्सिस, और बाई एक्सिस की जो वैल्यू आ रही है वो x अपॉन एम है। ठीक है, यहाँ जो x एक्सिस है उसकी वैल्यू जो आ रही है वो log p है, पहले ही अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ग्राफ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बट ये टर्मिनल से नहीं है। तो ये टर्मिनल से और ग्राफ के बीच जितनी डिस्टेंस बच रही होगी, ये जो पॉइंट होता है, 0 पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, इस ओरिजिन पॉइंट से जो ग्राफ ऑब्टेन हो रही है उसके बीच जो वैल्यू मिलती है वो इंटरसेप्ट होता है। फिर ग्राफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वो उसका स्लोप कहलाता है। तो यहाँ m की वैल्यू पॉजिटिव है, m की वैल्यू पॉजिटिव मीन्स ये नेगेटिव नहीं है, तो ग्राफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। और कितना इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगी वो उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है कि वैल्यू x और y की क्या दी हुई है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये अपन इस ग्राफ को देख सकते हैं, जबकि अपन log x अपॉन एम और log p के वर्सेस ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ n की जो वैल्यू मिल रही है, 1 अपॉन n की वैल्यू 0 से 1 के बीच थी, जिसके लिए हमने ये डेरिवेशन डिराइव किया था। तो ये इक्वेशन इतना ही है। इस इक्वेशन के बाद एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन है। एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन में ढेर सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, और अपन ज़्यादा डिटेल नहीं करने की कोशिश करते हैं इनको। हाई वैक्यूम कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एडजॉर्प्शन स्ट्रेटजी। एडजॉर्प्शन का यूज अपन की डेली लाइफ में कहाँ कहाँ हो रहा है वो अपन को माइंड करना है। तो देखिए एडजॉर्प्शन का जो यूज है हाई वैक्यूम क्रिएट करने में होता है। जहाँ गैस हैं अवेलेबल हैं, उस गैस को एडजॉर्ब करके बाहर कर देंगे तो हम वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो वैक्यूम क्रिएटर में इसका रोल होता है। गैस मास्क, जो भी गैस मास्क यूज किया जाता है, जनरली कोल माइंस वगैरह में इसका यूज ज़्यादा होता है, और इस कोरोना पेंडेमिक में तो हर जगह मास्क यूज हो रहे हैं, बट गैस मास्क नहीं है। गैस मास्क का मतलब होता है गैस में प्रेजेंट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करने की पावर होती है उनमें। जनरली ये कोल माइंस या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह के मजदूर यूज करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन के कॉन्सेप्ट पर उन गैस को फिल्टर करने का काम करता है। सिलिका एंड एल्यूमिना जेल इज यूज टू रिड्यूस ह्यूमिडिटी। सिलिका जेल और एल्यूमिना जेल में ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये एब्जॉर्प्शन कॉन्सेप्ट का यूज करके ह्यूमिडिटी रिमूव करते हैं। नोवेल गैसेस कैन बी सेपरेटेड आउट ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। जो नोवेल गैसेस होती हैं, ये नोवेल गैसेस डिफरेंट अमाउंट में एब्जॉर्ब होने की कैपेसिटी रखती हैं, टेंडेंसी रखती हैं, जिसकी वजह से इनको इजीली सेपरेट किया जा सकता है। जो ज़्यादा डिजॉल्व होगी, ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी,
बाद में सेपरेट होगी, जो कम एडजॉर्ब होगी पहले सेपरेट होगी। तो सेपरेशन टेक्निक में इनको एडजॉर्प्शन के कॉन्सेप्ट के बेस पर सेपरेट करते हैं। एडजॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स आर यूज टू किल जर्म्स। आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट टाइप के जो मलहम यूज हो रहे होते हैं वो किल्स करने के लिए, जर्म किलर के फॉर्म में, वो एडजॉर्प्शन के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। आपकी स्किन पे वो एडजॉर्ब होती है मेडिसिन। और क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस ये डन ऑन द बेसिस ऑफ एडजॉर्प्शन। लास्ट ईयर 11th क्लास में आपने डिस्कस किया था कि क्रोमेटोग्राफी में 2 लेयर होती हैं, एक कांस्टेंट होती है, एक मूविंग फेज होती है। तो जो कांस्टेंट लेयर है उसमें मूविंग फेज से कुछ केमिकल्स एडजॉर्ब होते हैं, उनकी एडजॉर्प्शन कैपेसिटी डिफरेंट होती है, उसके बेस पे सेपरेशन होता है। तो ये जो सेपरेशन का कॉन्सेप्ट है वो एडजॉर्प्शन पर ही डिपेंड कर रहा होता है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन यहाँ से कंप्लीट होते हैं। बाकी बचे हुए इस यूनिट को टॉपिक नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे।